जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हालांकि मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं वो इस रूल को समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। का भैया समझ में आया? लेकिन एक कॉन्सोनेंट छटकेगा। छटकेगा मतलब हर एक में जी चाहिए और 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, है ना। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इनफैक्ट यही मेन है, बाकी सब तो ऐसे ही है ना, बाकी सब इनके पार्ट है। तो लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मुख्यतः दो चीजें है ना। एक होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन रूल, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और दूसरा होता है आपका एडिशन रूल। हालांकि मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हैं वो इस रूल को समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत बेसिक से समझाऊंगा, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे वादा कर चुका हूं कि जो भी काम करेंगे हम प्योर बेसिक से ही करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूं कि अच्छा ये तो तुम्हें आता है ना, लेकिन जब मैं इसको पढ़ा दूंगा और कभी बाद में इसका यूज होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा तुम्हें कि मैंने ये बता रखा है मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता चुका है। कब? जब मैं इसको सिखा दूंगा तब ये मैं बोलूंगा जरूर, है ना। लेकिन किसी को लगता है कि यार सर बिना पढ़ाए बोल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें दो चीजें, एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल है और दूसरा क्या है बच्चों, एडिशन रूल। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से हैं, इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से, क्योंकि इसको अप्लाई भी एग्जाम्पल्स में ही करना है ना। लेकिन इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल वही बहुत ट्रिवियल सा है ना। अब बोलो क्या एग्जाम्पल है सर? तो हम लोग वही 3 स्टेशन वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोग बोले कि देयर आर 3 स्टेशन, ए नाम है स्टेशन के, है ना, टाउन्स भी बोल सकते हो, बी एंड देयर इज अ स्टेशन सी। ठीक है ना, देयर आर 3 स्टेशन ए बी एंड सी। कौन कौन से स्टेशन है भाई लोग? ए बी और सी। ए बी और सी जो स्टेशन हैं, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए से बी जाने के, ए से बी जाने के, है ना, ए से, यार ये वाला नहीं चाहिए भैया, ये वाला है क्या? हाँ, ए से बी जाने के, अब सब स्ट्रेट ही हो गया बे, टेढ़ा वाला लाइन खत्म। अच्छा ये नॉर्मली कर लेते हैं भाई। तो हम लोग बोले ए से बी जाने की, मान लीजिए कि कुल मिला के 3 रास्ते हैं, और बी से सी जाने के 2 रास्ते हैं। ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं? 3, और बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं? 2। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 3 रास्ते ए से बी जाने के और ये 2 रास्ते हैं कहां से कहां तक? बी से सी जाने के। बिल्कुल क्लियर है। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 3 स्टेशन है, 3 टाउन है, इसमें जाने के रास्ते दिए हुए ए से बी 3 और बी से सी जाने के रास्ते 2 दिए हुए। अब कोई सवाल ऐसा पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो in how many ways a person can go from A to C via B? आंसर वैसे बहुत सिंपल है, आंसर है 6, है ना। बिल्कुल लिटरली हम काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे काउंटिंग कर सकते हैं कि A to B अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो फिर हमारे पास 2 रास्ते हैं,
यानी कि जब हम इस रास्ते को पकड़ के जाएंगे तो दो रास्ता, फिर इस रास्ते को पकड़ के जाएंगे तो दो रास्ता, इसको पकड़ के जाएंगे तो दो रास्ता, यानी टोटल 2+2+2 कितने हो जाएंगे, 6 रास्ते हो जाएंगे ए से सी वाया बी जाने के, है ना, ए से सी वाया बी जाने के। लेकिन हमें ये काम नहीं करना यार, है ना, क्योंकि अगर ऐसे काउंटिंग पे आ जाएंगे, ऐसे काउंटिंग भी आ जाएंगे तो बहुत सारे सवालों में बड़े बड़े नंबर्स होते हैं आंसर में, 4,00,000, 500 ऐसे कर, बहुत बड़े बड़े नंबर, तो उतने काउंट थोड़ी कर पाएंगे। तो अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका हम एक ऑल्टरनेटिव नाम भी मैं देता हूं, इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव नाम क्या देता हूं, हाउ टू काउंट, है ना, हाउ टू काउंट, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। लेकिन बहुत सारे सवाल बच्चों ऐसे होंगे जिसमें आपको काउंटिंग करनी पड़ सकती है, ऐसे सवाल जेईई भी पूछता है। देखो हमारा मुख्य उद्देश्य हमें क्लियर है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है ना, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको हम नहीं भूलेंगे, वो यही कि हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं, पूरा पक्का बतला रहा हूं कि देयर कैन बी सम क्वेश्चन जिसमें आपको लिटरली काउंटिंग ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे, आपको काउंट करके ही निकालना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं, है ना, और जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों इस तरह के सवाल पूछ चुका है। लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं तो जो नंबर ऑफ वेज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, वो हो सकता है 5 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो, उसमें भी कुछ सिमेट्रिक एलिमेंट्स यूज हो रहे हो, उसमें भी कुछ सिमेट्रिक एलिमेंट्स यूज हो रहे हो, है ना, उस काउंटिंग तक पहुंचने के लिए भी, उस टोटल काउंट तक पहुंचने के लिए भी कुछ सिमेट्रिक एलिमेंट्स यूज हो रहे हो। तो इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिए कि हमारे को ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि देयर कैन बी क्वेश्चंस जिसमें लिटरली काउंटिंग करनी पड़ सकती है। तो हम लोग यहां पे पहले इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आ रहे थे और इसमें हम बात कर रहे थे कि इसके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल को कैसे समझा जाए। तो इसमें मैंने सवाल दिया आपको कि ए से सी जाना है वाया बी, इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस, और उसको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। बट मैंने यहां पे ये चीज समझाने की कोशिश की कि हम ऐसे काउंटिंग लिटरली नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसे तरीकों पे आना पड़ेगा जिसमें हम लिटरल काउंटिंग से बच जाए, हमें कुछ ऐसे तरीकों पे आना पड़ेगा जिससे हम लिटरल काउंटिंग से बच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में हम बचे ही रहेंगे, देयर कैन बी क्वेश्चन जो बिल्कुल काउंटिंग ओरिएंटेड ही हो सकता है। इस सवाल की बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसे होंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि इन एवरी क्वेश्चन इट विल बी आस्क्ड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, इफ फलाना 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 फलाना, और लास्ट में बोलेंगे इन हाउ मेनी वेज दिस पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन। तो हमेशा एक सवाल होगा कि कितने तरीकों से ये कार्य हो रहा होगा, कितने तरीकों से ये कार्य हो रहा होगा, इस कार्य को करने के कितने तरीके हैं, ये चीज हमेशा आ रही होगी। तो बहुत बार क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम उस पूरे काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिस काम का नंबर ऑफ काउंट पूछ रहा है मुझसे, है ना, जिस काम का बोलता है कि ये काम के, जैसे अभी ये काम है कि ए से सी जाना है वाया बी, तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी इस तरह के जब सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिकम्पोज कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं। पहला पार्ट इसका क्या करता हूं, मेन वर्क क्या है, मेन जॉब है कि ए से सी जाना है वाया बी, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहले ए से बी पहुंचा दिया, तो ए से बी जाने के कुल रास्ते, ए से बी जाने के कुल रास्ते 3, ए से बी जाने के कुल रास्ते कितने हो गए 3, और बी से सी जाने के कुल रास्ते हो गए 2। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए से बी जाने के कुल रास्ते हैं 3 और बी से सी जाने के कुल रास्ते हैं 2। अब हम यहां पे एक चीज कह रहे हैं कि जब कभी भी मेन वर्क को कंप्लीट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों कार्यों का होना जरूरी है। अगर हम मेन जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एक कोई मेन जॉब है, उसको हम लोगों ने बहुत पार्ट में डिकम्पोज कर दिया, अभी जैसे 2 पार्ट में डिकम्पोज किया। अगर दोनों पार्टों का होना जरूरी है मेन जॉब के लिए, तो यू विल ऑलवेज हैव टू यूज मल्टीप्लीकेशन।
जब मेन जॉब को कंप्लीट होने के लिए दोनों कार्यों का होना जरूरी है तो आपको यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। और यानी कि मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से यूज हो रहा होगा बच्चों, एंड की तरह। मल्टीप्लीकेशन कैसे यूज हो रहा होगा, एंड की तरह यूज हो रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात कि मल्टीप्लीकेशन विल बी यूज्ड एज व्हाट, एंड। तो कभी भी आप ऐसा सोचो कि आपने मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया, कुछ पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया, अब सारी चीजें होना जरूरी है मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो यू विल हैव टू यूज मल्टीप्लीकेशन रूल। यू विल हैव टू यूज मल्टीप्लीकेशन रूल। यानी कि मल्टीप्लीकेशन रूल कब आएगा पिक्चर में, जब एंड होगा। तो कभी भी सवाल में सोचना हो कि इंटू करूं या प्लस करूं, तो हमेशा क्या सोचोगे कि जो मैंने पार्ट डिकम्पोज किए क्या सारे पार्ट्स होने जरूरी हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर ऐसा है तो इंटू यूज होगा, अदरवाइज इंटू यूज नहीं होगा। अब बोलोगे और कोई चीज समझाइए सर, सुनना। सेकंड लेते हैं, अ पर्सन इज ऑलरेडी एट स्टेशन बी। अ पर्सन इज ऑलरेडी एट स्टेशन बी and he has to leave this station. And he has to leave this station. In how many ways he can do this? In how many ways he can do this? ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ए पर्सन इज ऑलरेडी एट द स्टेशन बी। मान लो कि एक बंदा बी पे ही है और उसको इस स्टेशन को छोड़ना है, तो देखो वो दो काम कर सकता है, या तो ए चला जाए या तो सी चला जाए। ए जाने के रास्ते 3, बी जाने के रास्ते 2। को बोले सर इस बार मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, इस बार प्लस करना पड़ेगा, इस बार प्लस करना पड़ेगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 क्योंकि देखो अगर वो ए पे चला गया तो भी उसका मेन जॉब कंप्लीट हो गया, और अगर वो सी पे चला गया तो भी उसका मेन जॉब कंप्लीट हो गया। मेन जॉब क्या था, मेन जॉब था टू लीव द स्टेशन। मेन जॉब क्या था, टू लीव द स्टेशन। अगर वो ए पे जाता है, फिर से उसने मेन जॉब को 2 पार्ट में तोड़ दिया कि ए पे गया सी पे गया, लेकिन मेन जॉब को कंप्लीट होने के लिए कोई भी एक पार्ट हो जाए तो हो गया। यानी कि प्लस किसका मतलब हो गया, प्लस इसका मतलब क्या हो गया, और की तरह है, नॉट हिंदी वाला, इंग्लिश वाला। क्योंकि हिंदी वाला और तो एंड है ना, इंग्लिश वाला और कि अगर ये हो जाए तो भी हो रहा है, ये हो जाए तो भी हो जा रहा है, तो प्लस। यानी कि एडिशन रूल कब आएगा पिक्चर में, जब और की कहानी हो, इंग्लिश वाले और की, है ना। और मल्टीप्लीकेशन रूल कब आएगा, जब एंड की कहानी हुई। तो क्या सबको ये क्लियर हो गया कि अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं तो मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी उसको कुछ टुकड़ों में बांटना पड़ता है। अगर उसमें से हर एक टुकड़े का होना जरूरी है टू कंप्लीट द मेन जॉब, तब तो मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा। या फिर किसी एक टुकड़े के होने से मेन जॉब कंप्लीट हो रहा है तो हमें एडिशन रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखना, वन फ्लैग द अबव द अदर, है ना, वन फ्लैग अबव द अदर। जैसे मान लो कि ये एक फ्लैग है ना, अलग अलग कलर के हैं ना, अलग अलग कलर के। तो एक ये फ्लैग है और एक ये फ्लैग है मान लीजिए, और एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग को ऊपर रखकर, है ना, सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग के ऊपर रखकर सिग्नल ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। और टोटल कितने हैं, टोटल कितने बॉस, टोटल हैं आपके पास 7 फ्लैग्स। तो सोचो यहां पे हम टोटल कितने कलर से फिल कर सकते हैं। तो 7 ways देयर टू फिल दिस। क्योंकि आप उन 7 में से कोई कलर पहले पे चिपका सकते हो, फिर जब दूसरे पे आओगे तो सिंस एक ऑलरेडी तुम चिपका चुके हो, तो दूसरे वाले फ्लैग में क्या तरीके होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, 6 ways। क्योंकि 6 ही कलर बच गए आपके पास, वो इनमें से एक यहां रख सकते हैं, और दोनों रखेंगे तो ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा, प्लस नहीं आएगा कि ये रख दिया तो भी सिग्नल आ गया, ये रख दिया तो भी सिग्नल आ गया, नहीं। सिग्नल कब आएगा, बाय द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर, मतलब दोनों ही रखना पड़ेगा। यानी कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लीकेशन वाला द आंसर इज गोइंग टू बी 42 ways। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी आप डिक्शनरी में कुछ कर रहे हो काम, तो सब कुछ अल्फाबेटिकली होगा। इसमें 2 तरह के नंबर बनते हैं।
दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो लेटर से रिलेटेड है ना, अल्फाबेट से रिलेटेड, एक नंबर से रिलेटेड ही बनता है कि 5 डिजिट दे देगा 1 2 6 7 8 और फिर बोलेगा कि 7 6 8 ऐसे करके इसका रैंक क्या बनेगा अगर मैं इसको अरेंज करूं सारे नंबर्स को, है ना। तो दोनों सेम तरह के सवाल होते हैं ना, दोनों सेम तरह के सवाल होते हैं। जैसे अगर अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कोई बोले कि टफ का जो रैंक आएगा उस डिक्शनरी में, ध्यान रखना उसमें एबीसीडी नहीं है उस डिक्शनरी में, उसमें क्या क्या अल्फाबेट्स है, टी है, ओ है, यू है, जी है और एच है, इन्हीं से वो डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली क्या होता है कि जो सॉरी डिक्शनरी में क्या होता है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो पहले बनता जाता है। तो टफ वाला तो टी से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले देखते हैं कितने वर्ड्स बन जाते हैं, उसके पहले कितने वर्ड्स बन जाते हैं। तो उस डिक्शनरी का हम सबसे पहला शब्द लिखने की कोशिश करने वाले हैं। तो अल्फाबेटिकली इन सब में जी पहले आएगा, है ना। अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, जी आएगा, है ना। जी के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कौन आएगा, जी के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो एच आएगा, फिर ओ आएगा और फिर आएगा टी और फिर क्या आएगा यू। तो जो सबसे पहला वर्ड बनने वाला है इस डिक्शनरी का वो कौन सा वर्ड बनने वाला है, GHOTU, गो टू, है ना। समझ में आया छोटू कि हम लोग बोले सबसे पहला वर्ड क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। अब जी पहले स्थान पे रह के ये चारों जितनी तरीके से अरेंज करोगे कि जी वाले सारे पहले बन जाएंगे, जी वाले सारे पहले बन जाएंगे। तो जितनी तरीके से इन चारों को अरेंज करोगे पीछे उतनी बार जी वाला वर्ड आएगा। आप समझो जी वाले कितने वर्ड्स आएंगे, जितनी तरीके से लास्ट के जो 4 अल्फाबेट्स हैं HOTU उसको अरेंज करोगे उतनी तरीके से आएंगे। तो हम अगर इसको अरेंज करना चाहें तो 4 प्लेसेस में हॉट यू को अरेंज करने का तरीका, 4 प्लेसेस में हॉट यू को अरेंज करने का तरीका, तो 4 यहां पे, है ना, इधर क्या 3 2 1। और जो बच्चे जानते हैं फैक्टोरियल का महत्व तो उनको पता होगा दिस इज 4 फैक्टोरियल, बट ठीक है मैं उसको लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करूंगा। तो यानी यहां पे हम लोग को समझ में आएंगे जी से कितने बन जाएंगे भाई 24, जी से कितने बन जाएंगे 24। जी कंप्लीट होने के बाद एच वाले बनेंगे, तो एच वाले अगर आप बनाओगे तो फिर से यहां पे 4 GOTU, गॉट यू को हमें यहां अरेंज करना पड़ेगा। तो जब आप गॉट यू को यहां अरेंज कर रहे होगे बच्चों तो उसको भी अरेंज करने के तरीके 24 ही रहेंगे, उसको भी अरेंज करने के तरीके कितने रहेंगे 24 ही रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एच के बाद कौन आएगा ओ, और ओ के बाद फिर से यहां पे 4, ठीक है, और इसको भी अरेंज करने के तरीके 24 ही रहेंगे। अब टी, अब ऐसा नहीं कि आप टी वाला, ठीक है ना, सब बना दो क्योंकि टफ इसी में कहीं बनेगा टी से ही। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो जी के आपको समझ में आ गया 24, फिर एच के और ओ के, फिर सीधा उसको 24 × 3 कर दो, फिर सीधा टी पे आ जाओ, जहां पे आना है वहां पे डायरेक्ट आ जाओ, है ना। तो टी पे अगर डायरेक्टली आते हो तो फिर टी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट जी आएगा, मतलब टीजी करके सब बनेंगे। टीजी के बाद कौन से बनेंगे, टीएच, टीजी, फिर अल्फाबेटिकली टीएच, फिर टीओ वाले बनेंगे। तो इसी में टफ बनेगा तो यहां रुकना पड़ेगा फिर से। तो टीजी वाले कितने बनेंगे, जितनी तरीके से इधर पीछे अरेंज करोगे 3 को 3 2 1 यानी 6, इसके भी कितने आ जाएंगे बच्चों 6, है ना। टीओ के बाद क्या बनेंगे, टीओजी करके बनेंगे। तो टीओजी वाले कितने बनेंगे बच्चों 2, फिर टीओएच वाले, ये फास्ट कर सकते हो तुम अपने हिसाब से ना, टीओएच वाले भी कितने बनेंगे 2, लेकिन टीओजी और टीओएच के बाद तो अब टीओयू का ही नंबर आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, जी ही आएगा और फिर एच, मतलब यहां पे एक और आएगा, है ना। तो यानी सीधा देख सकते हो 72 72 और 12 84 86 88 और 1 89। तो हम लोग हो सकते हैं इसकी रैंक कौन सी होगी, 89th रैंक होगी, है ना। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ये वाले पार्ट्स आप चाहो तो फटाफट लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि जी से अगर 24 बनने वाले हैं तो एच और ओ के भी 24 बनने वाले, तो सीधा बात तो लिख दो, फिर सीधा टी पकड़ लो और टीजी से स्टार्ट होगा, फिर टीएच से स्टार्ट होगा, तो सीधा आपको दिख गया आपको 6 और हो जाएगा, है ना। फिर टीओ से स्टार्ट होगा और टीओ से स्टार्ट होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि टीओ जी होगा, टीओ एच होगा और फिर टीओ यू जी एच आ जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा भी किया जा सकता है, लेकिन उल्टा करने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि देखो टोटल 5 के बनेंगे 120, टोटल 5 के क्या बनेंगे 120। तो पहले यू वाले बना लो और फिर टी वाले में आप लास्ट से चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओके,
देखते हैं क्या है मिरेकल। अगर हम बात करें तो कितने हैं इसमें MRCL। तो बच्चों MRCL क्या है? ये है आपके कॉन्सोनेंट। और IAE क्या है? वॉवेल। MRCL है ना, MRCL ये क्या है? सॉरी, ये आपके कॉन्सोनेंट और दूसरे वाले क्या हो गए आपके? वॉवेल्स। ठीक है दोस्त। अच्छा एक बात समझिएगा, हमारे पास टोटल 7 जगह, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 है ना, समझना ध्यान से। ठीक है, अब जो ये 7 है तो पहले बार में कहता है कि वॉवेल्स ऑक्युपाई द ऑड पोजीशन। तो पहले मैं इसकी पोजीशनिंग कर देता हूं, क्योंकि यही 7 है, इन्हीं को पोजीशन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो वॉवेल्स IAE हैं वो किन पोजीशंस पे जा सकते हैं बच्चों? वो जा सकते हैं 1 3 5 7 पे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें एक छोटी सी गलती कर देते हैं। इसमें एक छोटी सी गलती क्या कर देते हैं? 1 3 5 7 वाले में एक छोटी सी गलती क्या करते हैं बच्चे, कि बोलते हैं कि सर अच्छा इसको हम 3 तरीके से जमा सकते हैं, I या A या E। फिर यहां पे 2 तरीके से सर, I A या E, और यहां पे I A या E। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वॉवेल्स को जमा दिया ऑड पोजीशन पे, जैसा कह रहा है सवाल, है ना, जैसा सवाल कह रहा है। और फिर जो बच गए MRCL कॉन्सोनेंट, उनको जमा दिया कि सर यहां पे अब MRCL में से कोई आ सकता है 4, यहां पे MRCL में से कोई 3, यहां पे कोई 2 और यहां पे कोई 1। को बोले कि सर कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन पे आ गया तो गड़बड़ हो गई। नहीं, कॉन्सोनेंट कहीं भी आ सकता है, लेकिन वॉवेल्स को ऑड पोजीशन पे रहना पड़ेगा। सवाल ये है ना, सवाल ये है कि कॉन्सोनेंट तो कहीं भी आ सकता है, क्योंकि वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, ये बोलना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे फिर क्या करते हैं कि इधर 4 3 2 1 कर देते हैं, ये गलत हो गया। गलती समझनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज गाइस रॉन्ग। अब बोलो क्या रॉन्ग हो गया सर इसमें? सुनिए ध्यान से। यहां पे आपने गलती क्या की कि आपने IAE को लिमिट कर दिया, या तो 1 या तो 3 या 5, जबकि ऐसा तो था नहीं। आपने 1 से चालू किया तो 3 5 पे आपने रोक दिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि IAE जो है वो 3 सिरे पे हो, 5वें पे हो, 7वें पे हो, आपको थोड़ी पता है। हाँ, बात समझ में आ रही है सर? तो यानी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने ये चीज करी है और 144 आपका आंसर आया है तो दिस आंसर इज रॉन्ग। और उसका रीजन क्या है कि आपने IAE को इन्हीं तीनों प्लेसेस पे रोक दिया, जबकि IAE तीसरे पे भी हो सकता था, 5वें पे और 7वें भी हो सकता था, पहले पे 5वें पे और 7वें पे भी हो सकता था, पहले पे तीसरे पे और 7वें पे भी हो सकता था। यानी हम लोग बोले 3 2 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, चलेगा। लेकिन इसमें आपने बस एक ही टाइप लिया है, कौन सा? कि जब वॉवेल्स फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे आए, जबकि और पॉसिबिलिटीज भी हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं सर? तो 1 3 5 तो था ही, 1 3 7 भी है, 1 5 7 भी है और 3 5 7 है। मतलब हमारे पास टोटल ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं 4, और इनटू अब आप यहां पे 4 3 2 1 कर सकते हैं। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बॉस वो क्या आएगा? 576। का भैया समझ में आया या नहीं समझ में आया? इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड मेथड देख रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि हर में मेथड ज्यादा हो, ठीक है ना, एक भी हो सकता है, लेकिन हाँ ट्राई करके देख सकते हैं, और कोई मेथड आ जाए तो अच्छी बात है। तो वैसा यहां पे है, समझना चीजों को। वॉवेल्स रहने वाला है ऑड पोजीशन में, है ना, सारे वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे रहेंगे जैसे सवाल कह रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट का क्या सीन है? कॉन्सोनेंट का सीन है कि वो इवन प्लेस पे भी हो सकता है, ऑड पे भी हो सकता है, क्योंकि
इवन प्लेसेस है 2 4 6, मार्क कर देते हैं। ठीक है, इवन प्लेसेस है बच्चों 2 4 6, तो 2 4 6 पे तो पक्का कॉन्सोनेंट है, उस पर कोई वॉवेल नहीं है। लेकिन एक कॉन्सोनेंट छटकेगा, छटकेगा मतलब वो किसी ना किसी ऑड पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि ऑड पोजीशन इज ग्रेटर देन इवन पोजीशन, और वॉवेल्स का जो नंबर है दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हियर। तो यानी 2 4 6 पे तो पक्का कॉन्सोनेंट है, ये तो 100% बात है ना। तो मैं पहले 2 4 6 अरेंज करता हूं, मैं पहले 2 4 6 अरेंज करता हूं। अब सुनना सुनना 2 4 6 अरेंज करने के रास्ते। तो 2 पे बच्चों हमें रखना है क्या, हमें क्या रखना है, कॉन्सोनेंट। MRCL कितने, 4 हैं, तो इसको रखने के तरीके हो गए 4। फिर 4th प्लेस में एक यहां जा चुका है, फिर अब यहां पे प्लेसेस कितने, अब यहां पे अल्फाबेट्स कितने बच गए, 3, और यहां पे अल्फाबेट्स कितने बच गए, 2। हाँ या ना। ये करने के बाद हमारे पास क्या क्या बचा, ये करने के बाद सर हमारे पास 3 वॉवेल्स बचे और एक कॉन्सोनेंट बचा। तभी जो 3 वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट है वो तो इन्हीं जो 4 पोजीशन पे है उन्हीं पे आएंगे कहीं ना कहीं। कोई बोले सर कॉन्सोनेंट पहले पे आ जाएगा, तो वॉवेल 3 5 7 पे चला जाएगा, क्या दिक्कत है मेरे को। बोले अरे वॉवेल कॉन्सोनेंट सर तीसरे पे आ गया, तो 1 5 7 पे चला जाएगा वॉवेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये करते हुए अगर मैं बात करूं तो बहुत ऑब्वियस है बॉस कि 3 वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट को यहां जमाने का तरीके हो गए 4 3 2 एंड 1। तो बताइए कैसा लगा ये मेथड। तल्ले 4 इंटू 3 इंटू 2 किसके लिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 किसके लिए, दिस इज फॉर कॉन्सोनेंट्स एट इवन प्लेसेस, और होल मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके लिए, एक कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल एट ऑड पोजीशन। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 576। इसमें केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा केस जो बोल रहा है इवन पोजीशन, ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से ना, इवन वाला तो बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में अगर हम जाएं बच्चों तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब वॉवेल्स कहां आएंगे, अब वॉवेल्स आएंगे सर इवन पोजीशन पे। तो 3 वॉवेल्स हैं और 3 ही इवन पोजीशन है, तो यहां पे अगर हम वॉवेल्स को जमाएं तो 3, यहां पे 2 और यहां पे 1 है ना। और अब हमारे पास कॉन्सोनेंट बच गए 4, तो उसको यहां पे जमाने के तरीके हो जाएंगे 4 3 2 एंड 1। यानी टोटल वेज क्या आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके लिए, दिस इज फॉर वॉवेल्स एट इवन पोजीशन, और फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके लिए, कॉन्सोनेंट्स एट ऑड पोजीशन। तो इसका आंसर आएगा आपका 144। ये इजी है ना, क्लियर है। तो आगे बढ़े, ठीक है बॉस। चलिए लिखते हैं आगे। 4 लेटर के वर्ड बनाने यूजिंग ओनली द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड डॉटर, अगर हर एक वर्ड में जी का इस्तेमाल हो रहा हो, समझे, करिए। देखना बच्चों, हर एक में जी चाहिए और 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो मैं क्या करता हूं कि पहले तो 4 ब्लैंक प्लेसेस ले लेता हूं। अब देखो जी बेटा कहीं भी आ सकता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जी यहां चिपका देते हैं। जी चिपकाने के बाद बच गया DAUHTER है ना, तो ये 7 बच गया, तो इसको बच्चे क्या कर देते हैं कि 7 DAUHTER में से कहीं ये 6 और ये 5 है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5। तो बच्चे इसके बाद क्या कर देते हैं कि अरे सर इसका हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 दैट इज 210। दिस इज रॉन्ग भाई, मेरे जी की कहीं गारंटी थोड़ी कि पहले पे ही आएगा। जी इंक्लूड होने का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पे आएगा, ये लैंग्वेज पकड़ना पड़ेगा आपको है ना, तभी आप समझदार बन पाएंगे। जी हो सकता हो यहां आए, जी सर, जी हो सकता हो यहां आए, जी सर, जी हो सकता हो यहां आए, जी सर। तो इस केस में भी इतने ही बनेंगे, इस केस में भी 7 इंटू 6 इंटू 5, इसमें मतलब दिस होल हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक 840।
दिस इज फर्स्ट वे इन विच आई कैन डू दिस प्रॉब्लम। क्या मेरे पास कोई दूसरा तरीका करने का? यस, मेरे पास दूसरा तरीका भी है। पहले मैं क्या करता हूं कि 4 लेटर के वर्ड बना लेता हूं, सारे 4 लेटर के वर्ड बना लेता हूं। तो कोई बोले कि जी, तो जी रहे नहीं रहे अभी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे बना लिया मैंने, है ना। तो हमारे पास यहां पे पहले प्लेस को फिल करने के तरीके हो गए 8, क्योंकि इस बार जी रहे चाहे नहीं रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरे प्लेस को रखने का तरीका 7, फिर अगले वाले को 6, फिर अगले वाले को 5। तो ये टोटल वेज हो गए 4 लेटर वर्ड के बेटा, ये टोटल हो गए 4 लेटर वर्ड के। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब अगर ये सारे के सारे 4 लेटर वर्ड हैं, सारे के सारे 4 लेटर वर्ड हैं, तो इनमें बहुतों में जी होगा और बहुतों में जी नहीं होगा। हमें वो चाहिए बच्चों जिसमें जी है। तो हम इसमें से क्या हटा दें? इनवैलिड। इनवैलिड मतलब कौन से हटा दें? जिसमें जी नहीं है, जिसमें जी नहीं है। तो अब हम 4 लेटर वर्ड बना लेते हैं जिसमें जी नहीं है। तो बेटा जी नहीं है तो जी को हटाओ, है ना। तो जी को हटा दिया तो अब 7 ही लेटर बच गए। तो कितना बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये वो 4 लेटर के वर्ड है जिसमें जी नहीं होगा। हमें चाहिए जी वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा। अब इसको जैसे ही घटाओगे तो मेरे ख्याल से 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन हो जाएगा और 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 4। और फिर से आपका आंसर वही आ जाएगा 840। समझ आई मेरी बात? तो सारी बातों को याद रखिएगा बच्चों, है ना, जो भी मैंने समझाई है आपको, और नहीं तो कम से कम लिख लीजिएगा सो दैट कि आपको लॉन्ग टर्म तक वो याद रहे। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।